हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के एग्जाम्स को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाली जनवरी फरवरी मार्च 2022 की ई बुक लॉन्च करी गई है कॉम्बो के रूप में। यानी एक ही ई बुक में तीनों महीने का कंटेंट मिलेगा। आपको हर एक चैप्टर को डिटेल्स के साथ समझा करके इसमें बताया गया है और बहुत ही आसान भाषा में है। आप अगर पढ़ोगे इसको तो देखोगे कितना अच्छे से आपको सब तैयार होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको परचेज कर चुके हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो आप लोग एक बार इसको ले करके देखो। एमजेटी ऐप से आप इसे प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। चलिए हम लोग कल के क्वेश्चंस का क्विकली पहले कर लेते हैं रिवीजन, कहीं आप भूल तो नहीं गए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा ने दोस्तों रूस को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया हुआ है, जिससे भारतीय जो नागरिक यात्री विमान हैं उनको भी हवा में ही फ्यूल भरा जा सके उनमें भी। इसके अलावा दोस्तों हुरून रिच लिस्ट सेल्फ मेड वीमेन की लिस्ट में दुनिया की सबसे अमीर महिला बनकर के आई है वो यजुन। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सीट्स पर एक बार फिर से है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाल ही में चर्चित पुस्तक टाइगर ऑफ द्रास के लेखक हैं मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। और किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर 2022 नाम का सैन्याभ्यास हुआ है। अभी अमेजन ने सैटेलाइट इंटर लॉन्च करने के लिए एरन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ समझौता किया हुआ है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ बाल श्रेणी पुरस्कार में एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है फाल्गुनी शाह ने। ये भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति की योजना की शुरुआत करी मध्य प्रदेश सरकार ने। ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जिनका आपने क्विकली वन लाइनर के रूप में रिवीजन किया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे की। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे तो इनमें से पहला था सर्बिया की कैपिटल क्या है, तो वो थी बेलग्रेड। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। क्लियर। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कल है दोस्तों मंडे, और मंडे से बहुत सारी नई क्लासेस एक बार फिर से आपके सामने आने वाली हैं। एक तो डेली जो शाम वाली हमारी क्लास होती थी लाइव, वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोग भंडारा सीरीज काफ़ी देर से मिस कर रहे थे, तो भंडारा के नाम से तो नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक बाय टॉपिक होगा। भंडारा में तो मिक्सअप हम लोग खाएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक होगा, तो इसमें टॉपिक बाय टॉपिक एक एक टॉपिक ले करके 2022 के करंट अफेयर को पूरा रिवीजन करवाएगा जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि 2022 में बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं अगले महीनों में, तो अब से आपका शुरू हो गया है। ठीक है, तांडव टॉपिक बाय टॉपिक। इसके अलावा डेली करंट अफेयर में भी कुछ चीज़ें फिर से ऐड की जाएंगी। कुछ दिनों से आप देख रहे हो कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं डेली करंट अफेयर में। अब से दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें नया मिलने वाला है कल से, तो कल के लिए सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा डेली करंट अफेयर में भी। चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, किस देश ने नए उपग्रह गाववेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने अपना एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है गाववेन 303। ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। गाववेन सीरीज में आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ पहले भी। गाववेन 303 जो होता है दोस्तों, ये इसका एक सैटेलाइट है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यानी पृथ्वी अवलोकन के लिए ये यूज किया करता है। और इसे अभी लॉन्च किया है अपने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से। लॉन्ग मार्च सीरीज का रॉकेट दोस्तों ये चाइना का है। ठीक है ना, चाइना के रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च। ऐसे ही फाल्कन कभी आपको दिखे फाल्कन 9, तो आप बताएंगे दोस्तों फाल्कन 9 या फाल्कन हैवी रॉकेट, तो आप बताएंगे ये स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का। इसरो जब लॉन्च करेगा तो किससे लॉन्च करेगा? तो इसरो या तो PSLV से लॉन्च करेगा या GSLV से लॉन्च करेगा। 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स अपने पास है। ठीक है, इसरो के पास। तो ये सभी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। ठीक है, जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसने लॉन्च किया।
अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट जो होता है ये पृथ्वी की निचली कक्षा में ही रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपरी कक्षा में नहीं जाता है, क्योंकि इसको अर्थ को ऑब्जर्व करना रहता है। बहुत ही हाई इमेजिंग इसमें कैमरे लगे रहते हैं, सेंसर्स लगे रहते हैं, जो बहुत ही डीप जा करके फ़ोटोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह कलेक्ट करते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसीलिए हुआ। चलिए अब चाइना आया है, चाइना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चाइना में इसकी राजधानी जो बीजिंग है, यहीं पर अभी हुआ था दोस्तों ओलंपिक। लेकिन ये था कौन सा ओलंपिक? शीतकालीन ओलंपिक था। तो शीतकालीन ओलंपिक था, या जिसे कहते हैं विंटर ओलंपिक था। विंटर ओलंपिक जहाँ होता है वहीं विंटर पैरालंपिक भी होता है, ठीक है ना। तो 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ पर हुआ? बीजिंग में हुआ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता? तो आप बताएंगे नॉर्वे ने जीता। किसने? नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा 37 मेडल जीते हैं, इसमें टॉप पर रहा। सेकंड पर जर्मनी रहा था, थर्ड पर रहा था चाइना। रेनमी यहाँ की करेंसी है। आपको पता होगा दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य इसने बनाया है, ठीक है। आर्टिफिशियल सन इसने ही बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसने अभी एक गन विकसित की है, लेजर गन, जिसके माध्यम से ये सैटेलाइट्स को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर सकेगा। चाइना ने ही बनाया है इसे। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं यहाँ के। सर्वाधिक जनसंख्या है, मंदारिन इसकी राजकीय भाषा है, संघाई इसका सबसे बड़ा नगर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ ने कब अपना 57वां शौर्य दिवस मनाया? तो सीआरपीएफ ने दोस्तों अभी 9 अप्रैल को अपना 57वां शौर्य दिवस मनाया। इस बार का 9 अप्रैल 2022 को शौर्य दिवस सीआरपीएफ क्यों मनाता है? तो सीआरपीएफ दोस्तों अपना शौर्य दिवस मनाता है 1965 की एक कॉन्फ्लिक्ट की याद में। गुजरात के कच्छ के रण में असल में कुछ पाकिस्तानी घुसाए थे, घुसपैठ हुई थी सरदार पोस्ट पर। तो वहाँ पर हमारे सिर्फ कुछ ही दोस्तों जवान थे सीआरपीएफ के, लेकिन उन्होंने इतनी बहादुरी से 34 पाकिस्तानी आतंकवादियों को या कहीं पाकिस्तानी सेनाओं को ध्वस्त किया, बिल्कुल इनको न्यूट्रल कर दिया। हालांकि उसमें 6 सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हो गए थे। तो उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ वीरता दिवस या सीआरपीएफ शौर्य दिवस कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 1965 में गुजरात के कच्छ के रण में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ओके, तो इस बार का 57वां संस्करण है। सीआरपीएफ के बारे में बात करेंगे तो 1939 में स्थापित हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। आई रिपीट, दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है ना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह जी। क्लियर। आगे देखते हैं। सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की? तो एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने दोस्तों अभी एवीजीसी का मतलब हुआ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए अभी एक प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। इनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इनको इंडिया में प्रमोट किया जाएगा। कैसा प्रमोशन किया जाएगा? ऐसा नहीं कि आप सभी लोग गेम खेलो या एनिमेशन पर ध्यान दो ज़्यादा, ऐसा नहीं। अगर आप में से कोई है जो इनको बना सकता है, यानी ऐसे ऐप डेवलप कर सकता है, ऐसी गेम डेवलप कर सकता है जिसको हम लोग वैश्विक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और जिससे दोस्तों इनकम जनरेट हो। और अगर देखिए कोई भारत का ऐसा स्टार्टअप आता है जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की जैसा गेम बनाता है, कॉमिक्स बनाता है, विजुअल इफेक्ट्स पर काम करता है, एनिमेशन बनाता है, तो कहीं ना कहीं जब विदेशों में वो चलेंगे तो टैक्स आएगा या एफडीआई आएगा, वो भारत सरकार को भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और भारत सरकार भी देख रही है, आप भी देखो, टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। आप जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन यूज़ करते हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे आप गूगल यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ये सभी क्या है? ये सभी टेक कंपनियां हैं। और देखिए एक ऐसा टेक स्टार्टअप है, ट्विटर वगैरह ले लो, जिसका आप यूज़ यहाँ पर कर रहे हो, कंट्रोल अमेरिका से हो रहा है, और पूरा का पूरा हर एक मनुष्य के जीवन में ये इफेक्ट डालता है। यानी पूरी तरीके से लोग इसमें घुल मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी चाहती है कि भारतीय भी हैं जो वो भी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक पर काम करें, जिससे इस सेक्टर में 5% तक का एक्विजिशन किया जा सके, यानी भारत का भी 5% तक का इस पर कब्जा हो सके, और लगभग $40 बिलियन की कम्युनिटी को कवर कर सके भारत भी। ओके, अगला,
हाल ही में पीएम मुद्रा योजना के तहत कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया गया? तो पीएम मुद्रा योजना यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के दोस्तों 7 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और 8 अप्रैल को ये शुरू किया गया था। देखिए ये उसी टाइम की इमेज है। अरुण जेटली जी भी रहे, हालांकि अब ये हमारे बीच नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों ये 8 अप्रैल को शुरू की गई थी 2015 में। ये गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए शुरू किया गया था और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल योजना भी रही। काफ़ी आरोप भी लगे हालांकि, ठीक है, कि बैंकों के पास जाने के बाद लोन मिलता नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 18 लाख रुपए करोड़, इसमें एक डाटा बताया गया है, अभी ऑफिशियल बयान जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि 18.60 लाख या कहीं 18.6 लाख करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। देखिए अब आप सोचोगे ये क्या है। देखिए 18 लाख ये स्वीकृति मिली है, लेकिन अभी इतना लोगों के पास पहुंचा है, ठीक है। महिला उद्यमियों को अगर बात किया जाए तो 68% लोन मिल गया है, यानी महिला उद्यमियों को आसानी हो जाती है मिलने में लोन। नए उद्यमियों को 22% लोन मिल चुका है। क्लियर? इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उनको लोन दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, ये तो दोस्तों केंद्र सरकार की योजना है। एनटीपीसी वाला जो बैच लॉन्च हुआ है ना, उसमें दोस्तों राज्य और योजना की वीडियो आई थी कल, और आज उस पर केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी। तो जो लोग एनटीपीसी का बैच लिए हुए हो, जाओ वीडियो देखो। लगातार इसमें 2 से 3 वीडियोस रोजाना आ रही हैं, तो आप जाओ वीडियोस देखो और अपनी सफलता सुनिश्चित करो। अगर आप ये बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन करो। पूरा डिटेल जानने के लिए एंड तक देखना वीडियो। हमारे और भी कोर्सेज हैं, इनको भी आप देख सकते हो जा करके। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना? तो पहला हिंदी उपन्यास बन गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चयनित होने वाला दोस्तों टॉम ऑफ द सैंड। टॉम ऑफ द सैंड दोस्तों इन्होंने लिखा है, गीतांजलि श्री ने। ये आपको इमेज में दिख रही हैं। तो ये हिंदी में उपन्यास था, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। अमूमन इंग्लिश में ही दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन ये बन गया है पहला हिंदी उपन्यास जो इसमें नॉमिनेट हुआ है। अभी अवार्ड नहीं मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। अभी इसके साथ 5 और उपन्यास को, नॉवेल्स को नॉमिनेट किया गया है। तो गीतांजलि श्री ने इसे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 50,000 पाउंड का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। अगला देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता? तो इसको जीत लिया है एम्बर ब्रेकन ने। इस बार का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड एम्बर ब्रेकन को मिल रहा है। एम्बर ब्रेकन ने देखिए इस फोटो को खींचा हुआ है, इस फोटो के लिए इसे मिल रहा है पुरस्कार। ठीक है, यही वो फोटो है। कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल इस फोटो का नाम है। तो इसी फोटो के लिए, इसी तस्वीर के लिए ये अवार्ड मिला है कनाडा के फोटोग्राफर को। क्लियर? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर में एक और अवार्ड मिला है साथ ही साथ में फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर का। किसे मिला है? मैथ्यू अबॉट को। ये ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर है। ओके, अगला, हाल ही में किस एजेंसी ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के द्वारा ये ITR रेंज में, यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज ओडिशा में, चांदीपुर ओडिशा में, जो कि है चांदीपुर ओडिशा में है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया हुआ है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी है क्या, इसको समझिए। ये तकनीकी ऐसी है जो सुपर सोनिक गति से बहुत ही ऊंचाई पर ही ये दोस्तों एक प्रकार से एयर डिफेंस का काम करेगी। जो भी मिसाइल अटैक होगा, ड्रोन अटैक होगा, उसको हवा में ही मार गिराएगी। यानी ये एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है ना? तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये S-400 और S-500 की मुकाबला कर लेगा, S-500 का और S-400 का मुकाबला कर लेगा, लेकिन हाँ 350 किलोमीटर तक की रेंज तो इसकी भी है। तो S-300 के मुकाबला तो हम लोग कह ही सकते हैं इसको। तो ये भी सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर ही हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है, भारत को बनाएगा। DRDO इस पर काम कर रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो इसी के चलते अभी ये SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बेस्ड प्रोपल्सन मिसाइल का एक परीक्षण किया हुआ है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। सॉरी, इसको 58 कर लीजिए। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी योजना शुरू की? तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों अवसर नामक योजना शुरू की है। अवसर नामक योजना ये शुरू किया गया है, किस लिए शुरू किया गया है? जिससे महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा सके एयरपोर्ट पर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। फुल फॉर्म होता है अवसर का एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, यानी क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा। यहाँ पर दोस्तों 15-15 दिनों की बारी बारी पर स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो होते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। उनको एक एक स्थान दिए जाएंगे 100 से 200 स्क्वायर फीट का हवाई अड्डे पर, जिससे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। प्रतिभा का प्रदर्शन बोले तो कि अगर उनके द्वारा कुछ अगर निर्माण किया गया है, अगर वो सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो सेल कर सकते हैं, उनको एक स्थान मिलेगा बेचने के लिए। ठीक है, तो ये अवसर नामक योजना शुरू करी गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या कहें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला, हाल ही में कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में 49 लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए, अभी नई दिल्ली में दिए गए। किसके द्वारा? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिए गए। 49 कलाकारों को दोस्तों 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार दिए गए, जबकि 2021 के लिए 23 लोगों को ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिए गए। ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 23 को 2021 के लिए दिया गया ललित कला अकादमी, 49 को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया। क्लियर? ये किसको दिया जाता है? संगीत, नृत्य और जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, थिएटर पर जो कला का प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है, चाहे उसके गुरु हों या फिर विद्वान हों या फिर उसके एक्टर हों। ठीक है, इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जिसको मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे तबला उस्ताद जाकिर हुसैन जी को दिया गया, सत्तरिया नर्तक जतिन गोस्वामी को, सोनल माल सिंह और टीके कल्याण सुंदरम, इन सभी को समेत कई लोगों को दिया गया ये फेलोशिप पुरस्कार। एम वेंकैया नायडू जी ने नई दिल्ली में दिया। अगला, हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA का CEO नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में विप्रो ने अभी नियुक्त किया है अनीश चेंचा को APMEA का CEO। देखिए APMEA क्या है इसको समझिएगा, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब होता है एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। ठीक है, एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एंड एशिया का इनका CEO नियुक्त किया गया है। यानी समझो ये क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, क्षेत्र के बारे में मतलब कि एशिया पैसिफिक रीजन में और मिडिल ईस्ट एशिया में और अफ्रीका रीजन में, इन 3 रीजन का CEO नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है ना, तो विप्रो ने नियुक्त किया है अनीश चेंचा को। ये इससे पहले कैपजेमिनी के साथ काम कर चुके हैं, वहाँ पर ग्लोबल CEO के रूप में काम कर रहे थे, अभी ये यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। विप्रो की स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी। अच्छा, इन्हीं के पिताजी जो हैं अजीम प्रेम जी, ये दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में से एक हैं और भारत के सबसे बड़े दानवीर हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, इन 2 क्वेश्चंस का आप आंसर करते जाइए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कल यानी मंडे से आपको डेली करंट अफेयर में एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, एक नया टाइप देखने को मिलेगा और आपको मज़ा आएगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की जो आपसे पूछा है मैंने आज। हुरून के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर कौन है? किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो जरूर बताना। आप MZT ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करना है, डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप वीडियो कोर्स, ई बुक, फ्री क्विजेज, मॉक टेस्ट, फ्री वीडियोज, फ्री स्टडी मटेरियल्स, फ्री PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हो। और वहीं अगर आप वीडियो कोर्स सेक्शन में जाते हो तो हमारे पेड बैचेस को आप देख सकते हो। देखिए बहुत सारे पेड बैचेज आए हुए हैं।
इनमें एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, और लगातार वीडियोज आ रही हैं, शानदार वीडियोज आ रहे हैं। रिवीजन शुरू कर दीजिए, बाद में दोस्तों आपके लिए लोड बढ़ जाएगा लास्ट टाइम पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी ज्वाइन करो। अगर आपने नहीं लिया है इस बैच को, लो जाओ देखो, इसमें लगातार वीडियोज आ रही हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है। जैसे जैसे जो पूछा जाएगा वही वीडियोज आ रही हैं, तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं MZT ऐप पर जा करके। और आपको अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी। ई बुक आई हुई है, ई बुक भी आप ले सकते हो। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस और भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो बस फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।